based on CBSE syllabus with reference to NCERT बुक। आज जिस टॉपिक को इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। मॉडर्न टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसकी टोटल 6 सब हेडिंग्स हैं। 3 सब हेडिंग्स हम इसमें डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में, और बाकी 3 सब हेडिंग्स दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल पार्ट 1, इसमें सबसे पहली जो मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल आती है उसमें सबसे पहले आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली मॉडर्न टेक्निक्स और ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल में बेसिक अंतर क्या है? ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो है वो जनरली ऑब्जर्वेशन और एक्टिविटीज़ पर बेस्ड है, और इसमें बहुत ज़्यादा उसमें डेटा का इस्तेमाल होता है, डेटा यूज़ होता है, क्वांटिटिव मेथड्स यूज़ होते हैं, क्वांटिटिव फिगर्स यूज़ होते हैं, बट उतने ज़्यादा नहीं होते। लेकिन जो मॉडर्न टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल है इसमें पूरी तरीके से क्वांटिटेटिव जो डेटा है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो भी फिगर्स, जो भी आउटपुट, जो भी रिजल्ट्स हमको मिलें वो एक परफेक्शन के साथ मिलें, और साथ ही साथ क्वांटिटिव बेस्ड हो। क्वांटिटिव बेस्ड मतलब जो जिन फिगर्स से हम परफेक्ट अंदाज लगा सकें। परफेक्ट अंदाज इन द सेंस कि कितना परसेंटेज ऊपर नीचे जा रहा है, किस रेशियो में है, जो भी आपके मैथमेटिकल्स वो यूनिट्स हैं जिन यूनिट्स के थ्रू हमें कंपनी की और कंपनी की एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस की जानकारी मिलती है, वो तकरीबन सभी यूनिट्स का इस्तेमाल हम करते हैं। क्योंकि मॉडर्न टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल में जो भी डेटा का इस्तेमाल होता है वो क्वांटिटेटिव फिगर्स में होता है, नंबर्स में होता है। उसकी अलग अलग जो फिगर्स हैं, जो अलग अलग जो उसके परसेंटेज निकलते हैं, अलग अलग फार्मूलाज एंड टेक्निक्स का इसमें इस्तेमाल करके हम कोशिश करते हैं एक परफेक्ट डिसीजन की, एक परफेक्ट रिज़ल्ट की कोशिश रहती है कि हमें जो रिज़ल्ट मिले, जो हम एनालिसिस करें, उसकी जो हमारे पास रिपोर्ट हो वो क्वांटिटिव बेस्ड हो, ताकि उसका हम सही अनुमान लगा के उसके ऊपर सही प्लान ऑफ एक्शन लागू कर सकें। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसी ये टर्मिनोलॉजी से आपको पता चलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके अगेंस्ट में आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना इन्वेस्टमेंट किया गया है इन्वेस्टर के द्वारा या इन्वेस्टर्स के द्वारा, एक इन्वेस्टर भी हो सकता है, काफ़ी लोग भी एज अ इन्वेस्टर हो सकते हैं, तो जो पैसा लगा हुआ है उसके अगेंस्ट में कितना हमको रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का शॉर्ट नेम हुआ आरओआई। आरओआई इज अ परफॉर्मेंस मेजर यूज टू इवेलुएट द इफ़िशियंसी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसकी इफ़िशियंसी लेवल क्या है, वो इन्वेस्टमेंट कैसे काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है का मतलब जब वो इन्वेस्टमेंट अपने आप में, पैसा जब अपने आप में काम करेगा तो क्या कमाएगा? इन रिटर्न पैसा आएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके प्रोपोर्शनेटली हमको कितना पैसा रिटर्न में, वापसी में मिल रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला बनता है नेट इनकम बाय सेल्स इनटू सेल्स बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैंने इसको 2 फॉर्म में लिखा है, आपके बुक में जो मेंशन है वो बुक में मेंशन है नेट इनकम बाय सेल्स इनटू सेल्स बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। इसको मैथमेटिकली अगर आप देखेंगे, मैथमेटिकली अगर आप इसको देखें तो ये बड़ा ही जनरल व्यू है कि यहाँ पे सेल्स और सेल्स आपस में कट हो गए, तो आपका क्या बचा? नेट इनकम बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो या तो आप इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इनकम बाय सेल्स इनटू सेल्स बाय टोटल इन्वेस्टमेंट करके याद कर लीजिए, समझ लीजिए, या इसका शॉर्ट फॉर्म जो हो जाएगा वो भी बिल्कुल सही है कि नेट इनकम बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपकी नेट इनकम कितनी हुई? नेट इनकम बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स लिया जा सकता है, मतलब टैक्स डिडक्ट करने के बाद, टैक्स जो हमने गवर्नमेंट को दिया उसके बाद का जो प्रॉफिट होता है उसको कहते हैं नेट इनकम आफ्टर टैक्स। जो अभी टैक्स हमने नहीं पे किया, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसको कहते हैं नेट इनकम बिफोर टैक्स। तो जो आपका प्रॉफिट है, जो आपकी नेट इनकम है, उसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, तो आपको पता चलेगा कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। उसको परसेंटेज के रूप में अगर निकालना है तो नेट इनकम
बाई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 100 कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके हिसाब से कितने परसेंटेज वो इंक्रीज हो रहा है या कितने परसेंट पे वो डिक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपने 100 रुपये लगाया है और अगर इसका इंटू 100 करके 10 आ रहा है, इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 10% के हिसाब से, अगर वो प्लस में है तो 10% इन्वेस्टमेंट जो पैसा लगा है वो इंक्रीज हुआ है, अगर वो नेगेटिव में है तो 10% नेगेटिव हुआ है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को जितना परफॉर्म करना चाहिए था उतना परफॉर्म नहीं किया, वो माइनस में 10% माइनस गया। अच्छा परफॉर्म किया तो प्लस 10% आएगा, अगर इसी में हम इंटू 100 कर देते हैं तो ये हो गया हमारा मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरा तरीका है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में क्या होता है कि जो हमारे It is a quantitative method of gaining insight into company's liquidity, operational efficiency and profitability by studying the financial statements. It is a quantitative method, ये quantitative तरीका है जिससे हम कंपनी की लिक्विडिटी जांचते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कंपनी की वो एबिलिटी कि जिस एबिलिटी के अंदर वो अपने डेप्ट, अपनी उधारी को कितने आसानी से चुका सकती है, उसको कहते हैं लिक्विडिटी। ऑपरेशनल इफिशिएंसी, ऑपरेशनल इफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि वो कितने ऑप्टिमम इनपुट्स रिसोर्सेज के अगेंस्ट में कितने आउटपुट फिनिश प्रोडक्ट निकाल रही है, कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है। एफिशिएंटली का मतलब आपका होता है कि मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, या आप कह सकते हो ऑप्टिमम इनपुट रिसोर्सेज के साथ एक ऑप्टिमम लेवल का आउटपुट रिजल्ट आपका। इनपुट, अगर मैं प्रोडक्शन यूनिट की बात करूं तो इनपुट रिसोर्सेज क्या हुए, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए, ये सब क्या हो गया, फ्यूल हो गया, ये सब क्या हो गया आपका, ये सब इनपुट्स हो गए। आउटपुट क्या हुआ आपका, जो फिनिश प्रोडक्ट बन के बाहर निकल रहा है। तो ऑपरेशनल इफ़िशियंसी, आपकी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो कितनी एफिशिएंट है। ऑपरेशनल इफ़िशियंसी सेल्स में भी आएगी कि आप सेल्स एक्टिविटी को कितनी एफिशिएंटली कर रहे हो। तो मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में दिया है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी बाय स्टडिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट इज़ ए क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ गेनिंग इनसाइट। कंपनी की लिक्विडिटी, ऑपरेशनल इफिशियंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को हम जांचते हैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की स्टडी से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर मोटे तौर पे बात करूं तो किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उससे हमको कंपनी के फाइनेंशियल फिगर्स मिलते हैं। आपका नेट कैपिटल और आपकी कैपिटल और आपकी जो सेल्स रिपोर्ट्स हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको मिलता है, और जो आपका बैलेंस शीट है उससे हमको एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जानकारी मिलती है। तो रेशियो एनालिसिस का हम क्या करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की स्टडी करके, उनके फिगर्स की स्टडी करके, उनको डिफरेंट रेशियोज़ में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कंपनी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ की हमको सही जानकारी मिलती है। जैसे सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियोज़ क्या होते हैं, मेजर्स एन एंटरप्राइजेज एबिलिटी टू मीट इट्स डेप्ट ऑब्लिगेशंस। यानी कि एक इंटरप्राइजेज, एक ऑर्गेनाइजेशन की कितनी काबिलियत है, कितना एबिलिटी है कि वो अपने डेप्ट, अपने उधारी ऑब्लिगेशंस को आसानी से पूरा कर सकती है या पूरा कर लेगी। मेजर्स एंड इंटरप्राइजेज एबिलिटी टू मीट इज डेप्ट, डेप्ट मतलब उधारी ऑब्लिगेशंस, जो हम पैसा बाहर मार्केट से उठाते हैं इन टर्म्स ऑफ आपका लोन, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जो हमारे पास पैसा आता है उसमें ऑर्गेनाइजेशन की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो उसको आसानी से चुका ले। तो उस वो कब होगी, जब हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज पॉजिटिव में निकलेंगे। डेप्ट इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से हमें सॉल्वेंसी रेशियोज का आइडिया लगता है। डेप्ट इक्विटी की मोटी मोटी अगर बात करूं तो डेप्ट का मतलब कितना बाहर से पैसा है, इक्विटी मतलब जो हमारा मालिकाना जो पैसा है वो उसका हम रेशियो निकालते हैं। ऐसी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, इन दोनों से हमको सॉल्वेंसी रेशियोज का पता चलता है। लिक्विडिटी रेशियो से क्या मालूम चलता है, मेजर्स टू डिटरमाइन अ डेटर है एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स करंट डेप्ट ऑब्लिगेशन। इस समय जो डेप्ट है, जो करंट वर्किंग कैपिटल के रूप में है या करंट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए जो हमने अपना शॉर्ट टर्म डेप्ट लिया है, वो शॉर्ट टर्म डेप्ट, जब भी मैं डेप्ट की बात करूं तो समझ लीजिए हम डेप्ट का मतलब होता है बाहर से लिया हुआ पैसा, उधार से लिया हुआ पैसा जो हमारी कंपनी में लगता है। तो जो हमारे करंट डेप्ट ऑब्लिगेशंस हैं उसको हम कितनी आसानी से, एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी आसानी से पे ऑफ कर सकती है, उससे हमें
कंपनी की लिक्विडिटी का पता चलता है। तो वो कैसे होते हैं, वो लिक्विडिटी रेशियोज़ के थ्रू होते हैं, जैसे करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ऐसी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से क्या पता चलता है, कंपनी की प्रॉफिट कंडीशंस पता चलती हैं। मेजर्स टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू जनरेट प्रॉफिट, कंपनी की एबिलिटी कि वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है और कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। वो कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से और नेट प्रॉफिट रेशियो के थ्रू निकालते हैं। ऐसी टर्नओवर रेशियो, मेजर्स टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इफेक्टिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हम ये पता करते हैं कि कंपनी कितना, जो आपका कंपनी में जो काम हो रहा है वो कितनी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो रहा है। इट मेजर्स टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हों, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट्स के हों, फाइनेंस के हों, एचआर के हों, जो भी एक्टिविटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, वो कितनी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर रही हैं कि वो अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ कर सकें। जो भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो भी उनके पास अवेलेबल इनपुट्स हैं, उनका कैसे बेस्ट से बेस्ट इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को निकालना, इसको हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड अ गुड मैनेजमेंट, जो हमने यहाँ ब्रैकेट में मेंशन किया है कि टर्नओवर रेशियो से हमें कंपनी में कितनी अच्छी तरीके से मैनेज की हुई है उसका एक ओवरव्यू आइडिया मिलता है, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन्वर्टेड टर्नओवर रेशियोज और डेब्ट टर्नओवर रेशियो से। तो रेशियो एनालिसिस के जितने भी रेशियोज हम कैलकुलेट करते हैं कंपनी की अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग सिचुएशंस में, उसकी फाइटिंग कैपेसिटी, उसकी स्टेब्लिशिंग कैपेसिटी, उसकी सर्वाइविंग कैपेसिटी, कितना सर्वाइव कर सकती है, कहाँ तक सर्वाइव करेगी, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कितनी उसकी लिक्विडिटी है, उसकी सॉल्वेंसी कैसी है, उसके टर्नओवर कैसे हैं, किस तरीके से उसका मैनेजमेंट है, ये सारे फिगर्स हमको मिल जाते हैं जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की थ्रू ये सारे फिगर्स निकाल के हम इनका एनालिसिस कर सकते हैं। तीसरा हमारा आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में मोटे तौर पे हम ये देखते हैं कि मतलब हर आप ये कह लीजिए हर डिपार्टमेंट, हर सेक्शन, हर डिवीज़न जो है वो अपने आप में रेस्पॉन्सिबल है, अपने आप में रेस्पॉन्सिबल है टू जनरेट प्रॉफिट। कहने का मतलब ये है कि हर डिपार्टमेंट में लगी हुई कॉस्ट प्रॉफिट जनरेट होनी चाहिए और उसकी भी अपने आप में एक तरीके से अकाउंटिंग मेजर आप कर सकते हैं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या हुई, वेयर एवरी सेक्शन, जहाँ एवरी सेक्शन, हर डिवीज़न, हर डिपार्टमेंट जो है वो एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल सेंटर के रूप में, एक रेस्पॉन्सिबल सेंटर, एक रेस्पॉन्सिबल यूनिट, एक रेस्पॉन्सिबल डिवीज़न के रूप में काम करता है। जैसे कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर है कौन सी है, कॉस्ट सेंटर हम उसको कह सकते हैं जहाँ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उसका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको हम कॉस्ट सेंटर कह सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द फंड्स आर यूज्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसके रिसोर्सेज, उसके इनपुट्स में और उसके प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता है। तो कॉस्ट सेंटर कौन सा हो गया, जो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो क्या हो गया, कॉस्ट सेंटर हो गया। रेवेन्यू सेंटर कौन सा हुआ, रेवेन्यू का मतलब वो होता है जो पैसा हमको मार्केट से मिलता है। मार्केट से कौन सा पैसा मिलता है, जब हम सेल्स करते हैं, अपने जो बनाए हुए प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं, उसको बेचने के बाद जो पैसा मिलता है दैट इज़ अ रेवेन्यू फॉर द कंपनी। हम प्रोडक्ट बनाए ही मार्केट में बेचने के लिए रहे हैं और कंपनी को फ़ायदा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, हम उसी प्रोडक्ट को बेच कर ही कंपनी को अपने पैसे की रिकवरी प्लस प्रॉफिट जनरेट होता है। तो वो क्या हो गया, आपका रेवेन्यू हो गया। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट हो गया, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या सेल्स डिपार्टमेंट है या कुछ लोग उसको सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहते हैं, वो क्या हो गया, वो आपका रेवेन्यू सेंटर हो गया। ऐसी प्रॉफिट सेंटर क्या हुआ, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जिसके मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू के लिए, यानी कि वो मैनेजर्स जो ये कैलकुलेट करते हैं, ये पता करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, टोटल कितना खर्चा है प्रोडक्ट को बनाने में, और वो प्रोडक्ट जाके फिर बिक कितने में रहा है। तो उन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकाल देंगे तो वो क्या हो गया, वो आपका प्रॉफिट हो गया कंपनी का। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट 80 रुपये आई और वो मार्केट में जाके बिका आपका 100 रुपये का, तो 20 रुपये क्या हो गया, 20 आपका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट सेंटर क्या हुआ, वो डिपार्टमेंट जहाँ के मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्ट के कॉस्टिंग के लिए भी और रेवेन्यू के लिए भी। इन्वेस्टमेंट सेंटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, वो आपका रिस्पॉन्सिबल है इन्वेस्टमेंट के लिए।
जो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। एसेट्स का मतलब जो कंपनी की संपत्ति है, जैसे इन्वेंट्रीज हो गई, प्लांट हो गया, मशीनरीज हो गई, आपके वेयर हाउसेज हो गया, ये सब क्या कहे जाते हैं? ये सब कहे जाते हैं उसका जो कैश फ्लो है, जो आपका कैश इन हैंड है, ये सब जो होते हैं ये सब हमारे कंपनी के एसेट्स होते हैं, संपत्ति होती है, राइट। तो इससे क्या होता है कि हमको ये पता चलता है कि किस तरीके से हमारे वो जो एसेट्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स के रूप में इन्वेस्टमेंट होता है, या वो इन्वेस्टमेंट जो जाके आपके एसेट्स में लगता है। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि एक तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो हम तकरीबन हर डिपार्टमेंट में जाके चेक कर सकते हैं कि हर डिपार्टमेंट में, हर डिवीज़न में कितना पैसा लगा, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके अगेंस्ट में उसमें कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, राइट। ROI फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन एंड डिपार्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या हुआ? वो सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स के रूप में, कंपनी के संपत्ति के रूप में, राइट। तो ये हो गया हमारा मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल का पार्ट 1, जिसमें हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए। जिन 3 टॉपिक में आपका रेशियो एनालिसिस था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, और आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग था। पर्ट, CPM और आगे के जो हैं MIS, ये वाले टॉपिक जो हैं हम वो इसके पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप राइटिंग टू अस। हैव अ नाइस टाइम। बाय।